हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें 12 जुलाई के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक देखो दिया गया है, जीएसटी काउंसिल टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फर्म। तो ऑनलाइन गेमिंग फर्म पे जीएसटी काउंसिल कर सकती है, 28% टैक्स लगा सकती है। उसके लिए है गुड एंड सर्विसेज जीएसटी काउंसिल एट इट्स 50th मीटिंग, जो 50वीं मीटिंग हुई है ट्यूसडे को, उसमें क्या बोला गया है, रिड्यूस्ड और क्लैरिफाई द टैक्स रेट ऑन सम आइटम्स, मतलब कुछ पे रिड्यूस किया है टैक्स आइटम फ्रॉम अनकुक्ड और अनफ्राइड स्नैक्स पे, ठीक है। एग्जेम्प्टेड इम्पोर्टेड ड्रग्स टू ट्रीट कैंसर एंड रेयर डिजीज ब्रॉट एन एंड टू ईयर आफ्टर डिबेट ऑन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एंड हॉर्स रेसिंग। इस पे क्या किया है, टैक्स वो इम्पोज किया हुआ है, मतलब पहले से है उसको थोड़ा क्या किया है, 28% जो है टैक्स उस पर इम्पोज करेगी। तो बस इसको नॉलेज के लिए आपको जानने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन गेमिंग और इन सब पे टैक्स इम्पोज किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे देखो एडिटोरियल वाले पेज पे हमारा एक है जो कि डिस्कस हमें करना है। इसमें बात किस बारे में की गई है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड चेंजेस इन वुमेन लाइफ्स, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड जो चैलेंजेस है वुमेन्स लाइफ में उसके बारे में। तो पूरा चीज़ देखेंगे। यहाँ पे ये है सोनल दे देसाई, इन्होंने इस बारे में लिखा है, जो कि प्रोफेसर और सेंटर डायरेक्टर नेशनल डेटा इनोवेशन सेंटर की हैं, NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। तो ये हम आर्टिकल इसमें यहाँ पे देखने वाले हैं। द पैसेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है, 11 जुलाई को, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि द पासेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को हुआ, इज़ ऑल्सो अ टाइम टू लुक एट हाउ इंडियाज़ डेमोग्राफिक जर्नी हैज़ चेंज। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि कैसे इंडिया की जो डेमोग्राफिक जो जर्नी है वो चेंज हुई है। द लाइफ्स ऑफ सिटीजन पर्टिकुलरली इट्स वुमेन, ठीक है, लाइफ कैसे चेंज हुई है सिटीजन्स की, और बात इसमें ये पर्टिकुलरली वुमेंस के कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे देखना है। India's population grew from about 340 million at Independence Day to 1.4 बिलियन, मतलब 340 मिलियन से पॉपुलेशन कितने पे आ गया, 1.4 बिलियन पे आ गया। द ग्रोथ वॉज फ्यूल्ड बाय द गिफ्ट ऑफ द लाइफ दैट रिसीडिंग स्टारवेशन, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल मिरेकल ब्रॉट टू इंडिया। मतलब पहले क्या था, स्टारवेशन मतलब भुखमरी रहती थी, खाने की कमी रहती थी। उसके बाद से अभी क्या क्या हुआ है, चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ और ये सारी चीज़ें मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल की लाइन में सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। इन 1941, मतलब 1941 में मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखो वॉज 56 ईयर, ठीक है। तो मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है मेल की कितनी थी, 56 ईयर्स तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी 1941 में। ओनली 50% ऑफ बॉयज सर्वाइव टू एज 28, मतलब 28 ईयर्स की एज तक 50% बॉयज सर्वाइव करते थे। अब अभी का देखा जाए लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेन की तो 69 ईयर्स है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। 56 ईयर्स हुआ करती थी 1941 में, अभी कितनी हो गई है, 69 ईयर्स, ठीक है। एंड नियरली 50% लाइव टू सी द रैपिड ओल्ड एज ऑफ 75, ठीक है, राइप ओल्ड, सॉरी नॉट रैपिड, राइप ओल्ड एज ऑफ 75। तो 75 ईयर्स तक भी देखी जाती है, ठीक है, पर एवरेज 69 ईयर्स तक की देखी जा रही है। दिस रैपिड डिक्लाइन इन मोर्टैलिटी टुक पेरेंट बाय सरप्राइज विद नो लॉन्गर नीडेड टू हैव 4 चिल्ड्रन टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 2 वुड सर्वाइव। तो पहले क्या होता था, लोग ज़्यादा बच्चे करते थे, वो सोचते थे इनमें से कुछ सर्वाइव करेंगे, पर अब ऐसा नहीं है, ऐसे बता रहे हैं। कॉजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ अंटिल फर्टिलिटी डिक्लाइन कॉट अप विद द मोर्टैलिटी डिक्लाइन एंड द टोटल फर्टिलिटी रेट जो है फेल फ्रॉम 5.7 1950 में और 2.1 हो गया 2019 में। अब ये सारी चीज़ें हमें लिखने के लिए हैं।
देखो जो जो हमें याद रखना है, जिसे हमें लिखना है, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड आए तो आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब आता है, जुलाई 11 को। पर आपको जो चीज़ें अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने की ज़रूरत है वो आप कुछ ये लिख सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे 340 मिलियन हुआ करती थी, उससे बढ़ी है 1.4 बिलियन तक। ये लाइन आप लिख सकते हो। दूसरी आप ये लिख सकते हो कि 1941 में एवरेज मतलब मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखी जाए तो 56 ईयर्स हुआ करती थी और अभी कितनी हो गई है, 69 ईयर्स हो गई है। ये लिख सकते हो। 3 पॉइंट हमें यहाँ से मिला, एक ये और एक ये। अब इसके बाद आपको टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक बार बार रिपीटेड हुआ है, रिपीटेटिव टॉपिक है ये। पहले भी हम जो पहले से ही देख रहे होंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट इस सब के बारे में हमको पढ़ना होता है। ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो मतलब क्या हुआ है, फेल हुआ है, गिरा है। कितना, 5.7 हुआ करता था 1950 में, मतलब 5.7 हुआ करता था कब, 1950 में। उससे कितना हो गया है, 2.1 हो गया है 2019 में। These statistics may mask the tectonic shift in the lives of people as they learn to adjust to a longer lifespan and fewer children। मतलब वो कम बच्चे और लॉन्गर लाइफ जीने का ये बता रहे हैं कि एडजस्ट कर चुके हैं। नाउ वेयर इज़ दिस मोर अपरेंट देन इन द लाइफ्स ऑफ इंडियन वुमेन। यहाँ से देखो लाइन, वुमेन, चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि वुमेन है, वुमेन्स चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द कोर्स ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब वुमेन्स चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो और ओल्ड एज हो, वो क्या हुआ है, हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द कॉज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब वो चेंजेस जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से हैं, सम टाइम पॉजिटिवली सम टाइम नेगेटिवली। वुमेन की बात यहाँ पे की जा रही है। चेंजेस क्या आए हैं, चेंजेस फॉर इंडियन वुमेन की बात यहाँ की जाए, इंडियन वुमेन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है एज फैमिली बिगिन हैविंग अ फ्यूअर चिल्ड्रन। मतलब अब फैमिलीज़ क्या हो रही हैं, वो फ्यूअर चिल्ड्रन, कम बच्चे चाह रहे हैं। इंश्योरिंग एटलीस्ट वन सन बिकेम मोर डिफिकल्ट। ठीक है, इंश्योरिंग एटलीस्ट वन सन बिकेम मोर डिफिकल्ट। विद 4 चिल्ड्रन द चांस ऑफ नॉट हैविंग अ सन वॉज बियरली 6%, but with 2 children it grew 25%. Okay, social norms and patriarchal kingship pattern combined with the lack of financial security reinforced to prepare for a प्रेफरेंस फॉर अ सन। तो प्रेफरेंस जो है सन की वो हुआ करती थी पहले, वो जैसे 4 बच्चे करते थे तो उनमें से होता था कि एक तो सन होगा। अभी लोगों को है कि 2 चाइल्ड होनी चाहिए, उसमें से उनको पॉसिबिलिटीज़ एक होती है कि उसमें से एक लड़की हो एक लड़का हो, तो वो एक मेल चाइल्ड और ये सब की बात यहाँ पे चल रही है। पर अभी आप देखो कि सिनेरियो चेंज हुआ है, लोग गर्ल चाइल्ड भी अगर उनके हैं तो भी उसको पढ़ा लिखा के वो उस लेवल पे पहुँचा रहे हैं। द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS में क्या फाउंड हुआ, दैट 85% वुमेन रिस्पॉन्डेंट एक्सपेक्टेड टू रिलाई ऑन देयर सन फॉर ओल्ड एज सपोर्ट। मतलब वो क्या सोचती हैं कि जो उनका बेटा है उस पर मतलब वो ओल्ड एज सपोर्ट की तरह उन्हें देखती हैं। ठीक है, वाइल ओनली 11% एक्सपेक्टेड सपोर्ट फ्रॉम डॉटर। अब आप ये ह्यूज वो आप देख सकते हो, मतलब जो भी हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं, मतलब ऐसा पाया गया है। IHDS एक इंडेक्स है, मतलब इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे इंडेक्स। उसमें क्या बताया जा रहा है कि 85% वुमेन हैं जो ये मानती हैं, 85% लोग, कि लड़का जो है वो ओल्ड एज में उनका सपोर्ट करेगा, और सिर्फ 11% ऐसे हैं जो मानती हैं कि डॉटर्स भी उनका सपोर्ट करेंगी। Hence, parents who want to ensure that they have at least one son among their 1 or 2 child family resorted to sex selective abortion। तो उसमें sex selective abortion, अब देखो ये सारी पॉइंट्स हमको लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स पे ही मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, कि आपको ये सब लाइनें लिखनी है कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो रहा है, मतलब कि अगर उनको जैसे जान रहे हैं कि बार बार मतलब मेल चाइल्ड की एक उनकी इच्छा होती है, उसकी वजह से अबॉर्शन होते हैं सेक्स को देखते हुए, मतलब कि लड़का है या लड़की है उसको देखते हुए। एंड इन सम केसेस नेग्लेक्ट ऑफ सिक डॉटर। ठीक है, कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ गर्ल पर 1000 बॉयज़ एज अंडर 5 ड्रॉप्ड फ्रॉम 96 to 91। तो उसके बाद क्या हुआ कि ड्रॉप हो गई, जो भी
गर्ल का यहाँ पे आप देखो अंडर एज 5 गर्ल्स की देखें तो 96 से 91 हो गई 1950 में एंड 2019 में, ठीक है। फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई, एक्टिव मदरिंग ऑक्यूपाई ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ वुमेन लाइफ्स, ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे अर्ली मदरहुड की भी बात की गई है। अर्ली मदरहुड परहैप्स एक्सप्लेन वाई लोअर फर्टिलिटी डज नॉट translate into higher labor force participation for women. Women need to establish secure connection to the labor market and gain work experience if they are get skill job. पहली चीज़ डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिला जो कि अफेक्ट किया वुमेन्स की लाइफ को ओल्डर एज में, ठीक है। डेमोग्राफिक शिफ्ट ऑल्सो अफेक्ट वुमेन्स लाइफ एट ओल्डर एज। अब यहाँ पे देखो विद राइजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी द प्रपोर्शन ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन, जो फीमेल पॉपुलेशन है एज 65 एंड अबव इंक्रीज 5% टू 11% बिटवीन 1950 एंड 2022। तो ये भी है। 2011 का सेंसस देखें तो उसमें क्या कहा जा रहा है, 2011 सेंसस शोज दैट वाइल ओनली 18% ऑफ मेन अबव एज ऑफ 65 आर विडोज। मतलब क्या कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस में ये देखा गया ओनली 18% मेन अबव एज ऑफ 65 आर विडोज, अबाउट 55% ऑफ वुमेन आर विडोज़, ठीक है, कि 55% वुमेन हैं जो विडोज़ हैं और 18% मेन ही हैं ऐसे जो विडोज़ हैं, ठीक है, जिनका पार्टनर नहीं है, उसको विडोज़ बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा, विधवा कहते हैं, तो वो लाइन आपको पता होगी, विडोज़। वर्ल्ड बैंक के इवैल्यूएशन की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक इवैल्यूएशन जो बेस्ड है किसके, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इन मध्य प्रदेश, फाउंड क्या उसमें मिला है, एक्सपेंशन ऑफ आंगनवाड़ी टू इंक्लूड क्रीच। क्रीच के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये फैसिलिटी दी जाती है जिनके पास चिल्ड्रन है, मतलब जो वर्किंग वुमेन है, वुमेन विथ चिल्ड्रन, जो वर्किंग वुमेन है, ठीक है। अब वहाँ पे कम से कम 20 से 30 वुमेन होनी चाहिए या फिर 15 से 20 होनी चाहिए, वहाँ पे वो इसकी फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। टू एन इंक्रीज इन दी वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, जिससे वहाँ पे वो अपने बच्चे को मतलब फीड करा सकती हैं और ये सब के लिए उनके बच्चों के लिए वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो ये किस लिए किया जाता है, जिससे वर्क पार्टिसिपेशन जो है मदर का वो बढ़े। आर्ग्यूबली द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल of the important children is documented in a study based on urban China by Du Dong is found at state support for child care decline. Employment rate for mother fell from 88% to 66%. ये जो क्रीच फैसिलिटी है उसको आपको याद रखने की जरूरत है, आप इसको लिख सकते हो, आपके इससे आंसर इन रीच होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर द प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग चाइल्ड एक्सेस। क्या है प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, ऑन रिलेटिवली लो हैंगिंग फ्रूट वुड बी मेक्स स्टाफिंग क्रीच ऑन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ वर्क अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा की बात की जा रही है। एट प्रेजेंट NREG इज़ बीइंग यूज्ड टू बिल्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ नो रीज़न it cannot be used to develop social infrastructure where NREG's work can help staff create। तो ये चीज़ यहाँ से जाननी है। तो जो पॉइंट्स जाननी थी वहाँ पे हमने स्टार ऑलरेडी बना लिया है। अब आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे और कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यहाँ पे आया हुआ है जो कि ऑलरेडी हमने अच्छे से इसको क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। इस पर पूरी हमारी नोट्स बन चुकी है। आगे आएंगे देखेंगे टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाला पेज यहाँ आया हुआ है। इस पे ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नॉर्थ इंडियन मानसून के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट में क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे समरी टाइप पे है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ द ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब आपको पता ही कि इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का वो एक तरीके से हमेशा रहता है और आपको उस पर ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बट इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट एवरीथिंग टुडे हैपन इन अ वार्मर वर्ल्ड दैट इज़ ऑल्सो मोर ह्यूमिड। आपको पता है ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। विद ग्लोबल वार्मिंग अ वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ स्टेरॉइड फॉर वेदर।
एक उमस जैसी बनी रहती है, आपको वो पता है, तो वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। एट द सेम टाइम वन मस्ट ऑल्सो पे क्लोज अटेंशन टू वेदर पैटर्न। किस पे फोकस करने की बात की जा रही है? वेदर पैटर्न। दैट इमर्ज ड्यू टू अदर फैक्टर वाइल अल नीनो has been grabbing many handling this year, it is not yet clear how much current monsoon में has had to do with the El Nino, कि क्या इसका कनेक्शन एल नीनो से है। एक्सेस रेनफॉल हो रहा है। इंडिया कंसिस्ट विद द अरेबियन शिंग हैविंग वार्म बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात हुई हैं। ये कहा जा रहा है यहाँ पे, देखो साइक्लोन बिपरजॉय की भी बात की गई है। Cyclone Biparjoy was born after the onset lingered for the longer than the normal day arrival monsoon Mumbai nearby the, तो मतलब लेट मानसून हुआ, साइक्लोन बिपरजॉय आया। हाउ वॉज मानसून डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे मानसून डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे बात की जा रही है। देखो यहाँ से, द डेफिसिट ड्यू टू द डिलेड ऑनसेट हैज़ बीन ऑल बट वाइप्ड आउट बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रिमेन आ पैची with excess rainfall over the northern western Ghat into northwest India, deficit extending in a 1 minute। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, डिड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द मानसून, क्या क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है मानसून को, ये तो सच बात है। ठीक है, और उसके बाद अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं ये यहाँ पे दिया गया है। एक्सेस रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज कंसिस्ट विद द अरेबियन शिंग हैविंग अ वार्म अबाउट 1.5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट नेक्स्ट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो कि हमने देखी और हम अपने शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आया हुआ है, व्हाट इज़ द लीगल रो बिटवीन फार्मर्स एंड पेप्सिको। पेप्सिको क्या है? चिप्स बनाती है, चिप्स नॉट चिप। तो इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है PPVFRA। ये क्या है? PPVFRA रिवोक्ड पेप्सिको रजिस्ट्रेशन। तो PPVFRA ने क्या किया? रिवोक कर दिया जो भी रजिस्ट्रेशन था पेप्सिको का विद रिस्पेक्ट टू पोटैटो प्लांट। पोटैटो प्लांट वैरायटी जो थी FL 2027 के लिए उन्होंने क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। यूज इन ले चिप्स, जो लेस पड़ते हैं ना, लेस चिप्स हम खाते हैं उसके लिए ये यूज़ करते थे। जो लेस का चिप्स आता है, जो पैकेट हम खाते हैं, उसके लिए ये यूज़ करते थे पोटैटो प्लांट वेरिएंट FL 2027 का। तो PPVFRA ने इसको इवोव कर दिया जो भी रजिस्ट्रेशन था पेप्सिको के साथ। ऑन द ग्राउंड प्रोवाइडेड अंडर, और जो ग्राउंड्स उन्होंने दिए हैं वो सेक्शन 34 में आते हैं, ग्राउंड फॉर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ PPVNFRA एक्ट 2001। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से याद करने के लिए कि सेक्शन कौन सा है। ठीक है, सेक्शन 34। FL 2027 चिपिंग पोटैटो वेराइटी विथ लो एक्सटर्नल डिफेक्ट, हाई ड्राई मैटर, हाई सॉलिड कंटेंट एंड स्टेबल शुगर, all of which make it highly suitable for manufacture of the chips। तो इसके लिए ये चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही बेस्ट पोटैटोज थे। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 PPVNFR प्रोवाइड एन इफेक्टिव फ्रेमवर्क टू कंजर्व एंड इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्लांट वेराइटीज़। तो क्यों किया, इसके लिए भी यहाँ पे हो गई चीज़ें बता दी गई कि रिवोक कर दिया है, और ग्राउंड्स जो हैं वो आते हैं सेक्शन 34। ठीक है, सेक्शन 34 PPVFR एक्ट 2001 में। यहाँ पे है व्हाट वाज द केस अबाउट, तो ये भी बता रहे हैं यूज्ड इन ले चिप्स, ग्राउंड प्रोवाइड क्या क्या है, फार्मर राइट एक्ट, चिपिंग पोटैटो, लो डिफेक्ट, हाई ड्राई मैटर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एपेलेंट इट वॉज डेवलप्ड बाई इन द US बाई रॉबर्ट Hoops, जो प्लांट ब्रीडर एंड द फॉर्मर एम्प्लॉई ऑफ फ्रीटो ले एग्रीकल्चर रिसर्च डिवीज़न ऑफ पेप्सिको। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो था FL 2027 के लिए वो ग्रांट किया गया था पेप्सिको इंडिया के लिए Feb 1, 2016 को, कंफरिंग इट इज़ अ एक्सक्लूशनरी राइट टू मार्केट, सेल, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और कंट्रीब्यूट FL 2027 फॉर पीरियड ऑफ 6 ईयर। 6 साल के लिए उनको ये डिक्लेयर किया गया था। हाउएवर इन एन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फाइल किया गया कविता जो है
कुरुंगती के द्वारा जो फार्मर राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कि PPVFRA ने रिवोक करा है कंपनी के रजिस्ट्रेशन पोटैटो वैरायटी को दिसंबर 3, 2021 तक। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से जानी है कि टर्म उनका हो चुका है। व्हाट इज़ PPVFR एक्ट? ये क्या है? ये एक्ट प्रोवाइड करता है इफेक्टिव फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए? कंजर्व करने के लिए एंड इनकरेज करने के लिए डेवलपमेंट जो है वेरियस प्लांट वैरायटीज़ का। ठीक है, तो उसके लिए ये PPVFR एक्ट होता है। इसमें क्या है? इट इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव सिस्टम। ये एक इफेक्टिव सिस्टम इस्टेब्लिश करता है किस चीज़ के लिए? सेफगार्ड करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए राइट ऑफ ब्रीडर, रिसर्च एंड फार्मर to promote agriculture development in country. Additionally, it is also facilitate the mushrooming of the India seed industry. Okay, what are the grounds क्या क्या है रिवोकेशन के लिए, मतलब किस बेसिस पे रिवोक किया है? इसमें है सेक्शन 34 जो है PPVFR एक्ट। इसमें क्या प्रोवाइड करती है? द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू ब्रीडर। जो ब्रीडर है उसको प्रोटेक्शन होता है, मे बी रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। लेकिन जो भी कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे जो अथॉरिटी है वो रिवोक कर सकती है। ठीक है, वो ग्राउंड्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। ग्राउंड्स इसमें दिए हुए हैं, इसमें है दैट द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज़ बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट होती है तब। और दूसरा क्या है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वॉज ग्रांटेड एंड इनएलिजिबल पर्सन। अगर इनएलिजिबल पर्सन को ग्रांट किया गया है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। व्हेन द ब्रीडर डज नॉट प्रोवाइड द रजिस्ट्रार विद द एक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नॉट एक्वायर्ड, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फेलियर टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव डिनोमिनेशंस फॉर द वैरायटी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ अर्लियर वैरायटी प्रोवाइड इज नॉट परमिशेबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। दूसरा क्या है? फेलियर ऑफ द ब्रीडर टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सीट, वो रिक्वायर्ड सीट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कंपलसरी लाइसेंस के लिए। फेलियर टू कंप्लाई विद द एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन, तो इस केसेस में क्या करा जाएगा? रिवोक कर दिया जाएगा। वाई डिड द कोर्ट रिजेक्ट द अपील? कोर्ट ने क्यों अपील को रिजेक्ट कर दिया? इसमें है इन रिलेशन टू सेक्शन 34A इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड, it was discovered that PepsiCo had sought the registration FL 2027 variety as a new variant. उन्होंने इसको न्यू वेरिएंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन किया इंस्टीड ऑफ एन एक्सटेंट वेरिएंट। एक्सटेंट वेरिएंट की तरह इन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया किस तरह? न्यू वेरिएंट के तौर पे। इन इट्स एप्लीकेशन डेटेड February 16, 2012। ठीक है, 16 फरवरी 2012 को इन्होंने ये कराया रजिस्ट्रेशन न्यू वेरिएंट के तौर पे, ना कि एक्सटेंट वेरिएंट के तौर पे। डिस्पाइट फर्निशिंग द डेट ऑफ इट्स कमर्शलाइजेशन in India to be December 17, 2009, however to be registered as a new variant and additional requirements of novelty in the addition to distinctiveness, ठीक है, informity and stability must be satisfied 1 year before the date of the filing of the application for registration. The court held that FL 27 would not fulfill the criteria to novelty and the one eligible for the registration। मतलब देखो कि जो भी चीज़ें पाई गई, जो भी चीज़ें चेक की गई, ठीक है, उसके बाद ये पाया गया कि ये न्यू वेरिएंट जो इन्होंने डाला है उसके लिए एलिजिबल नहीं करती, रादर देन वो किस पे पूरी एलिजिबिलिटी उसकी दिख रही है? एक्सटेंट वेरिएंट पे। तो एक तरीके से ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इसलिए सेक्शन 34A इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश इसमें ये लगा करके इन्होंने रिवोक करने का चीज़ें किया है। What next? India is an agri-based economy. India agri-based economy with agriculture sector having almost highest workplace. ठीक है, nearly 152 millions as of financial year 2021 as per Statista। ठीक है, तो कितने हैं? 152 मिलियन। मल्टीनेशनल फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्या कर रखा है? मस्ट प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ द फार्मर and right by developing a comprehensive understanding of India's local law. PPVFR Act 2001 and recognize safeguard and protection provide to the farmer। तो ये जो हमारा है एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पर इसमें हमें याद क्या रखना है? PPVFR एक्ट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमको यहाँ से जानना है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट वाज लॉस व्हेन द वर्क विद अ जायंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक ChatGPT। आपको पता है हमने ChatGPT के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आएंगे तो हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है।
वर्ड वाला आ गया हमारा, इस पे सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फैक्स कॉन रेज अप्लाई फॉर PLI स्कीम। गेमिंग इंडस्ट्री रिएक्ट विद शॉक टू GST ऑन इम्पोर्ट। तो अभी हमने फर्स्ट पेज पे जो पढ़ा, गेमिंग इंडस्ट्री पे 28% लगा रहे हैं ये, ठीक है, 28% टैक्स और लगा रहे हैं, तो उस पे ये है ऑनलाइन गेमिंग पे ये बात की जा रही है, तो इस पे वो लोग शॉक में हैं, तो वो ऑब्वियसली। और नेक्स्ट ये स्पोर्ट्स वाला हो गया। इसके बाद हमारा एक साइंस एंड टेक का पेज आता है, वो हम देखेंगे आज वाले में आया है कि नहीं। हाँ, आया हुआ है, साइंस एंड टेक का पेज है ये, साइंस एंड टेक का पेज हमारा आया हुआ है। इस पे क्या कहा जा रहा है, चंद्रयान 3 से बारे में। चंद्रयान 3 विल एम फॉर मून बट लुक बियॉन्ड द फ्यूचर। देखो यहाँ पे जो समरी दी है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है साइंटिफिक मिशन will study the chemical composition of the lunar surface, local seismic activity, plasma concentration and among other feature. The propulsion module, अब यहाँ से ये लाइन याद रखनी है, जो ये propulsion module है जिसमें पेलोड यूज़ हुआ है, उस पेलोड का नाम क्या है। पहले तो शेप से याद रखो, फिर उसका फुल फॉर्म याद रखना है। पहले आपको क्या याद रखना है, शेप, ठीक है। अब शेप का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानेट अर्थ, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगर पेलोड पूछ लिया कौन सा यूज़ हुआ प्रपल्शन मॉड्यूल, जिसके पास एक पेलोड है और उस पेलोड का क्या नाम है, तो आपको होना चाहिए सेप, और उसका फुल फॉर्म भी होना चाहिए स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लानेट अर्थ, विच विल ट्रैक रेडिएशन। ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा रेडिएशंस को फ्रॉम द अर्थ टू हेल्प आइडेंटिफाई सिग्नेचर्स ऑफ द लाइफ, तो वो उसमें हेल्प करेगा। विच फ्यूचर मिशन कैन यूज इन टर्न टू लुक फॉर द साइन ऑफ द लाइफ। ऑल अबाउट लाइफ यहाँ पे बातें हो रही हैं ऑन हैबिटेबल एक्सो प्लानट। चंद्रयान 3 की बात की जाए, उसका एम क्या है, टू लुक बियॉन्ड द मून। बियॉन्ड द मून मतलब अभी तक सारी डिस्कशन और सारा फोकस मून पे था, पर यहाँ पे मून से भी आगे बढ़ के इसमें चीज़ें जो हैं वो एम करी जा रही हैं। देयर इज़ अ स्कोप फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। स्कोप है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का फ्यूचर मिशन के लिए, जिससे कि क्या किया जा सके, एक्सप्लोर किया जा सके साउथ पोलर रीजन को, मून के, एंड क्रेटर हेयर हैव बीन लोकेशन दैट डोंट रिसीव सनलाइट। क्रेट जो है उसको भी इस पर फोकस किया गया है। दी शैडो साइज और कोल्ड एंड हॉट हाइड्रोजन वाटर एंड आइस, दे कुड हैव होस्ट प्रीमोर्डियल मटेरियल दैट कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड। किस चीज़ में हेल्प करेगी, अंडरस्टैंड करने में ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू सच टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग कंट्री नीड सच टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव देयर सिटीजन क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब थोड़ी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। ये देखो, चंद्रयान 3 की बात हुई है, पर हमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है। देखो, स्टैटिक और डायनामिक दोनों को मिक्स करना पड़ता है यूपीएससी में, ये हम अभी तक तो हम जान चुके हैं एज अ एस्पिरेंट। तो देखो, चंद्रयान 1 की बात करें अगर, चंद्रयान 1, ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसरोज फर्स्ट अटैम्प्ट। चंद्रयान 1 की बात करो, इसरो का फर्स्ट अटैम्प्ट था चंद्रयान 1 लूनार व्हीकल 1 मिशन, विच बिगन इन अक्टूबर 2008, जो कि शुरू कब हुआ, अक्टूबर 2008 में, विद द लॉन्च ऑफ वेरी सक्सेसफुल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, ठीक है। तो PSLV में इसको लॉन्च किया गया। द रॉकेट कैरीड अ लूनार ऑर्बिटल मीन टू अराउंड द मून लाइक सैटेलाइट एंड इम्पैक्ट प्रूव। तो ये चीज़ होगी किसके बारे में, चंद्रयान 1 के बारे में, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा देखो, मिशन डिड नॉट लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट नहीं कर पाया एज प्लान्ड, पॉसिबल ड्यू टू ओवर हीटिंग इशू की वजह से। कहाँ पे, ऑर्बिटर में। बट इट्स अचीव मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव, वो वहाँ पे अचीव हो पाई। इन टेस्टामेंट टू दी सक्सेस इट रिसीव मेनी एक्कोलेट्स फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई, ठीक है। 1 की बात की जा रही, चंद्रयान 1। चंद्रयान 2 आया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 में क्या हुआ, नेक्स्ट सच मिशन वो चंद्रयान 2, ठीक है। 1 के बाद 2 आया जुलाई 2019 में, विच वॉज लॉन्च बाई जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किसके द्वारा लॉन्च हुआ, ये GSLV। अब आपको याद रखना है, फर्स्ट जो था चंद्रयान फर्स्ट, उसमें PSLV था, चंद्रयान 2 में GSLV, दोनों याद रखना है आपको। देखो, PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
इसका पेलोड जो है, पेलोड इंक्लूड मून लैंडर, मून लैंडर है इसमें, कैरिड रोवर टू रिलीज ऑन द मून, लैंडर अनफॉर्चुनेटली क्रैश्ड ऑन द लूनार सरफेस ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिच। तो ये भी है कि वो सही से लॉन्च नहीं हो पाया उसमें, जो उसका लैंडर था, ठीक है, डिटैच हो गया, डिड नॉट डिटैच, सॉरी ग्लिच आ गया उसमें, क्योंकि जो रोवर एंड द रोवर डिड नॉट डिटैच फ्रॉम लैंडर, जो रोवर है, लैंडर होता है, रोवर होता है, रोवर डिटैच नहीं हो पाया लैंडर से, सो फर्दर स्टडीज़ ऑफ द मून सरफेस वर इम्पॉसिबल। तो ये याद रखना है कि सही से नहीं हो पाया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करेंटली इसरो क्या कर रही है, प्लान कर रही है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ टू सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन दी लूनार। तो जो सेकंड में प्रॉब्लम हुई थी, गलती हुई थी, वो इस चीज़ को अभी कर रहे हैं कि वो सही से हो पाए। द लॉन्च इज शेड्यूल फॉर जुलाई 14, जुलाई 14 को ये शेड्यूल किया गया है, ठीक है, 2:35 पे। मिशन विल बी लॉन्च ऑन दी बोर्ड लॉन्च व्हीकल मार्क 3, द व्हीकल विल कैरी अ लैंडर अटैच टू द प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो ये याद रखना है, ओके। और ये मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है शेप, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोपल्सन मॉड्यूल जो पेलोड यूज़ कर रहा है उसका क्या है, स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप, ठीक है। इम्पॉर्टेंस क्या है इस मिशन का, चंद्रयान 3 का, मिशन लाइक चंद्रयान आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट इन देम, बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। दीज मिशन, तो इसमें ये है, दीज मिशन आर कोलैबोरेटिव ग्लोबल एफर्ट्स दैट स्ट्रेंथन साइंटिफिक एक्सचेंज एंड, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसमें करती रहती हैं, तो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव भी है। स्कोप फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है फ्यूचर मिशंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। द क्रैटर हैव लोकेशन दैट डोंट रिसीव सनलाइट, ये अभी जस्ट देखा समरी वाले में। तो ये हमारा एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाएंगे, तो हमने सारी चीज़ें देखी, ये लास्ट पेज होता है साइंस का जो अभी ऐड किया गया है। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।